हेलो फ्रेंड्स, बुद्धा फॉर यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। और इस भाग में हम लोग आर्टिकल 17 से लेकर आर्टिकल 20 तक के जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान है उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा इन सभी आर्टिकल से रिलेटेड जो भी संसद द्वारा लगातार अधिनियम बनाया गया है या फिर चेंज किया गया है तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जो इन आर्टिकल से रिलेटेड वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पीसीएस और यूपीएससी दोनों एग्जाम के मेंस में लगातार पूछे जाता है। तो ये इसके अलावा अपना जो राइट है उसको जानने के लिए भी ये एक बहुत ज़रूरी है कि आप जान पाइएगा कि आपकी स्वतंत्रता की सीमा कहाँ है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको करने के बाद इन एक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगी जो पीटी या मेंस में, तो वो आपसे नहीं छूटेगा, हो जाएगा आराम से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। और पहला जो एक्ट है वो है आर्टिकल 17। इसके ये पीटी के लिए याद रखिएगा कि आर्टिकल 17 का संबंध अस्पृश्यता से है। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता के कारण लागू की गई किसी भी तरह की नियोजित अपराध है जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। लेकिन आप अप्रत्यक्ष रूप से देखिएगा तो 17 के अलावा आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 इनमें भी अस्पृश्यता का एक प्रकार से मतलब इसे, क्योंकि सभी में कास्ट के आधार पर विभेद को गलत बताया गया है, तो अप्रत्यक्ष रूप से वो सारे एक्ट भी अस्पृश्यता का विरोध करते हैं। तो आप मेंस में जो डालिएगा तो ये सब चीज़ को भी डाल सकते हैं। फिर आप देखिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अनुसार से ये दंडनीय बनाया गया। अब देखिए दंडनीय तो था ये प्रोविजन, लेकिन दंड क्या होगा उसको नागरिक अधिकार संरक्षण के अधिनियम के तहत लाया गया। अब इसमें बेसिकली उन प्रथाओं पर ध्यान दिया गया जो पहले से चलते आ रहा था विभेद का, जैसे कि सार्वजनिक सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था अस्पृश्य लोगों को, तो ऐसी चीज़ों को गलत ठहराया गया। पहला था सार्वजनिक सेवाओं पर प्रतिबंध लगाना, दूसरा था किसी अस्पताल, शैक्षिक संस्थान या मनोरंजन केंद्र में जाने से प्रतिबंध लगाना, फिर वस्तु को बेचने या सेवाओं को प्रदान करने से मना करना, उत्पीड़न या अपमान करना या फिर मजबूर करके सफाई करवाना। अब इन चीज़ों को दंड ठहराया और बहुत छोटे छोटे दंड रखे गए। आर्थिक दंड आप देखिएगा कि लाइसेंस का रद्दीकरण, सामूहिक जुर्माना, जनसेवक द्वारा जांच पड़ताल में लापरवाही पे दंड, 6 माह तक कारावास आदि। पुनः 1976 में संशोधन किया गया। अब देखिए इसमें क्या क्या किया गया है। दोषी विधानमंडल तथा संसद सद में सदस्यता के लिए अर्ह नहीं है। पहला तो 1976 में जो संशोधन किया गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं हो रहा था ये, तो ये स्टेट किया गया कम से कम जो हमारे जो नेता जो चुन के आते हैं वो कम से कम ऐसे नहीं हो जो खुद ही अस्पृश्यता का व्यवहार करें, तो ये ज़रूरी था। फिर आप देखिएगा फिर बाद में इसको एट्रोसिटीज़ एक्ट, ये याद रखिएगा 21 ईयर में आया था, 1989 में आया था ये। तो इसके साथ भी सुरक्षा के व्यापक प्रावधान किए गए हैं। बेगार करवाना, अपमान करने के लिए वोट करना, वोट डालने के लिए दबाव डालना जैसे कार्यों को दंडनीय ठहराया गया। कारावास की अवधि को बढ़ा के 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक कर दिया गया है। देखिएगा दंड की सीमा को बढ़ाया गया है। इसके अलावा एक जो बड़ा चेंज था, अभी तक जो सिद्ध करने का दायित्व था वो था जो दोष लगाता था, अब लेकिन सिद्ध करने का दायित्व भी अभियुक्त पे ही कर दिया गया कि अब दोषी व्यक्ति खुद ही करेगा ये साबित कि वो दोषी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि बेसिकली वो जो कमज़ोर वर्ग से लोग आते थे और उनके पास कई बार वित्तीय संसाधन नहीं थे, कानून पोसा पकड़ नहीं था कि खुद को वो दूसरे को दोषी साबित कर पाए, तो इसलिए ये बहुत बड़ा चेंज लाया गया जो अभी तक अनुभव था उस आधार पर। अब आगे देखते हैं कि लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। हालांकि शहरों में प्रवृत्ति में कमी आई है, किंतु मूल आधार दंड नहीं है। ये अस्पृश्यता को कमज़ोर करने में कुछ हद तक आरक्षण की भूमिका रही है, क्योंकि उसीलिए आरंभ में आप देखिएगा कि लिमिटेड समय के लिए आरक्षण को दिया गया था कि जैसे जैसे वर्ग स्थिर होते जाए चले जाए उस चीज़ को हटाया जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है, तो अभी तक वो चल रहा है धीरे धीरे करके। तो फिर पुनः 2014 में एक संशोधन विधेयक लाया गया था, तो इसमें दिया गया कि इसको फिर से इस एक्ट को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाया गया। खासकर लोक सेवक जो कर्तव्य नहीं निभा पा रहे थे उन पर सज़ा की बात की गई। सभी दस्तावेज में जो हस्ताक्षर लेने से पहले उसे बोलकर समझाना आवश्यक है कि सरकारी कर्मचारी के लिए, क्योंकि वो कई बार जो हैं तो समझते ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है और साइन कर देते हैं। इसके अलावा यानी आप किसी को धोखा देके साइन भी नहीं करवा सकते हैं। बहुत सारा प्रोविजन लाया गया, अगर अगड़ी जाति का कर्मचारी विभेद करे तो 6 माह से लेकर 1 साल तक सज़ा। उसी प्रकार मतदान करवाने या ना करवाने के लिए दबाव डालना एक सज़ा बनाया गया। जूतों की माला पहनाना जो अक्सर देखा जाता था, गाली देना या ज़बरदस्ती कार्य करवाना या अश्लील व्यवहार करने को भी दंडनीय बनाया गया। तो ये आप देख सकते हैं। आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय में बाद में हालांकि एक डिसीजन लिया गया। देखिए बेसिकली
इसमें ये था कि आप बिना जांच के भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो बहुत सारे केस ऐसे आए जैसे कि जिसमें जानबूझ के किसी का उत्पीड़न किया जा रहा है। आपके पास ये शक्ति है तो आप नॉर्मल डाल दे रहे हैं इस एक्ट के तहत। तो वो क्या, अगर व्यक्ति दोषी नहीं भी है कई बार तो उसको जेल जाना पड़ जाता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि वास्तव में कि ये प्राकृतिक न्याय के जो नियम उसके विरुद्ध है। तो अस्पृश्यता से जुड़े मामलों में उपयुक्त जांच के बाद ही गिरफ्तारी करने का आदेश दिया गया और एफआईआर के लिए एसएसपी स्तर के अधिकारी से अनुमति आवश्यक। यहाँ पे देखिए, आपको दोनों पक्षों पे ध्यान देना आवश्यक है। पहले उसके भी पक्ष जो बिना किसी गलती के जेल चले जाते हैं अब के, और दूसरा उसका भी पक्ष जो जिनके साथ उत्पीड़न होता आया है। तो हालांकि न्याय की दृष्टि से तो सही था, फिर लेकिन था कि सरकार फिर बाद में ये देखती है कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कमज़ोर हैं और उनका प्रोविज़न नहीं है, मतलब उनका जो बहुत ज़्यादा व्यापक पहुंच नहीं है और वो विधि वगैरह के बारे में नहीं जानते हैं। तो फिर से उत्पीड़न की जड़ से फिर से सरकार उसमें चेंज करती है और यथास्थिति को बनाती है कि बिना दोषी व्यक्ति को बिना जांच के ही गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि आप देखिएगा तो प्रॉपर न्याय के हिसाब से गलत लगेगा आपको भी ये चीज़ कि बिना जांच के पहले गिरफ्तार किया जाना, पर सामाजिक न्याय के लिए इसको ये लोग डाले गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में इस चीज़ पे निर्णय भी दिया और 2020 में सरकार के इस निर्णय को उचित ठहराया है। क्योंकि अगर एसएसपी स्तर का अधिकारी से एफआईआर करवाने के लिए अगर मतलब अनुमति लेगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उस एफआईआर करवाना, उसको लगभग मतलब असंभव समझिए। और कई बार होता है कि साधारण थाना तक ही जा पाते हैं, उससे आगे जा भी नहीं पाते हैं शहर, बहुत सारे लोग गाँव वगैरह में। तो आप देखिएगा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन के तो इसमें ये भी कहा कि अगर प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं दिखता है तो कोर्ट इसे अग्रिम जमानत दे सकता है इस मामले में भी। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 है कि किसी प्रकार का ये जो शिक्षा और सेना के अलावा राज्य किसी अन्य क्षेत्र में उपाधि नहीं देगा। उपाधि में क्या होता था, जैसे कि राजा महाराजा अपने नाम के पहले उपाधि देते थे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो समता का अधिकार था उसका उल्लंघन था। अब ऐसा क्या है भाई कि आपको साधारण जनता ऐसा माने या ये करे। तो उसीलिए बेसिकली जो हमारा जो राजकीय राजा राजघराना वाला जो विचार था उसको हटाने के लिए ये लाया गया था। और इसमें ये बहुत सारी चीज़ दिया गया, जैसे कि कोई भारतीय अगर हैं और विदेश से कोई महाराजा राजा ये सब का पदवी दे रहा है तो उसको नहीं लेना है, या फिर कोई और उपाधि दे रहा है तो नहीं लेगा। तीसरा है विदेशी व्यक्ति जो भारतीय राज्य के अधीन कार्यरत हो वो भी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना विदेश से कोई उपहार लाभ या पद स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। उसी तरह का सेम प्रोविजन किया गया है, चाहे विदेशी हो या भारतीय, अगर वह राज्य के अंतर्गत कार्यरत हो तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। तो ये चीज़ हो गया। अब 1954 में 4 प्रकार के अलंकरणों को देना प्रदान किया गया। ये हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब देखिएगा तो ये जो है बाद में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने या फिर इसे गलत नहीं ठहराया है, इस अनुच्छेद के विरुद्ध में नहीं ठहराया है। दूसरा है कि शिक्षा के लिए और सेना के क्षेत्र में दे सकता है मैं उपाधि, क्योंकि सेना के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वीरता के एक्चुअली बेसिकली सेना को प्रेरणा मिलती है इससे, पुरस्कार से या इससे। एक तो प्रेरणा उनमें आंतरिक रूप से रहती है, लेकिन अगर आप सही काम करने पर आपको प्रॉपर अथी भी मिल रहा है तो उससे आप और भी ज़्यादा प्रेरित होंगे। दूसरा है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप जैसे कि डाकियर का प्रयोग कर रहे हैं, इससे आपको प्रोफेशन का भी पता चल रहा है कि आप क्या चीज़ कर सकते हैं, आपका योग्यता को बताता है। इसके लिए कोई विशेष कि आपको विशेष अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा वो सब बात नहीं है। तो ये आप देख लीजिए आर्टिकल 18। अब यहाँ पे आप देखिएगा ये जो समता का अधिकार था आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ पे जाके ये समाप्त हो जाता है आपका समता का अधिकार। तो ये देखिएगा, ये पीछे की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये आप लोग का शुरू होता है स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखिएगा इसमें क्या क्या अधिकार है। सबसे पहले आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप जो कुछ भी बोल सकते हैं इसके तहत, कुछ भी। इस पर हालांकि युक्त प्रोविज़न है। तो अब देखिएगा राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों को शांतिपूर्ण रूप से जमा होने का, एक साथ इकट्ठा होने का अधिकार। तीसरा था कि अब जमा होने के बाद आप क्या कीजिएगा, संगम बनाइएगा, यूनियन बनाइएगा या फिर संघ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाइएगा। तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये लाया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ शुरू में नहीं था, इसे 95th अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था। एक है फिर अब अगर इसके बाद आपको क्या होगा, आप स्वतंत्रता के लिए भी ज़रूरी है आप कहीं भी जा पाए। अगर आपको राज्य रिस्ट्रिक्ट कर दे, आपको अपने घर के भीतर ही रहना है तो फिर वो समझिए कि जेल ही हो गया। तो मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी। उसके बाद हो गया कि
अब आप कहीं भी अगर जाइएगा तो फिर वहाँ पर रह सकते हैं, अगर वहाँ पे मन कर गया कि रहना है, आपको ठीक ठाक लग रहा है, आपके लिए उपयुक्त है वातावरण, तो देश का मतलब है कि आप वहाँ पे रह पाएँ। तो रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। हालांकि इसमें युक्त युक्त प्रोविज़न है, इन सभी चीज़ों में युक्त युक्त निबंधन है, उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन, आप कोई भी वृत्ति, आजीविका, उपजीविका, व्यापार कर सकते हैं। अगर कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर रहने के लिए आपको आजीविका करना होगा, तो उसके लिए भी स्वतंत्रता है। हालांकि इस पर भी रिस्ट्रिक्शन है। अब सबसे पहले 2 अमेंडमेंट पर हम लोग बात करते हैं। 95th अमेंडमेंट, जिसके द्वारा सरकारी सहमति को जोड़ा गया। इसके अलावा 91 एक यानी 91 एक 6 में पहले संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जिसे 44वें संशोधन द्वारा हटा लिया गया। ये याद रखिएगा, 91 एक 6 यानी रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी के बाद वाला जो था, कहीं भी कहीं भी बसने के अधिकार के बाद दिया गया संपत्ति का अधिकार को, तो उसको हटा दिया गया है। तो वो याद रखिएगा। और कौन सा अमेंडमेंट है ये? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। लेकिन संपत्ति का अधिकार अभी भी सामान्य राइट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं आगे। अब देखिए युक्त युक्त निर्बंधन की, आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्वतंत्रता कहाँ है और कहाँ नहीं है। एक हम लोग कहानी पढ़ते थे इंग्लिश में जब हम लोग स्कूल में थे, कि एक व्यक्ति बहुत तेज़ी से छड़ी घुमा रहा होता है और दूसरे व्यक्ति के नाक में लगता है। तो फिर वो बोलता है कि भाई इसको घुमाना बंद कीजिए। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि भाई मेरी स्वतंत्रता है, मेरी छड़ी मेरी हाथ जहाँ घुमाऊँ। तो वो बोलता है कि आपकी स्वतंत्रता वहाँ पे समाप्त होती है जहाँ पे मेरी नाक की सीमा शुरू होती है। खैर ये तो अलग है। आगे हम लोग देखते हैं इस पर क्या क्या युक्त युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। तो देखिए ये सबसे पहले था ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, अर्थात आप ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बोल सकते जिससे राज्य की सुरक्षा प्रभावित हो। दूसरा था कि सदाचार, आप किसी को गाली देके या फिर ऐसे करके नहीं बात कर सकते। आपको जो सामान्य नैतिकता है उसका पालन करना होगा, सदाचार का। अश्लील वगैरह ऐसा रूप में नहीं आ सकते हैं। तीसरा था कि ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करना है, बोलना नहीं है जिससे न्यायालय की अवमानना हो। न्यायालय जैसे कि कोई एक डिसीजन दिया उसके विरुद्ध में बोल रहे हैं। फिर तीसरा था कि मानहानि, आप किसी पे कोई आरोप लगा रहे हैं, अगर वो व्यक्ति दोषी नहीं है तो भी बहुत बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं लगातार, तो उसको भी गलत ठहराया गया इस एक्ट के तहत। ये था शुरू में ही था, ये 4 प्रतिबंध शुरू में ही थे, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। लेकिन बाद में जो ये 4 लाए गए वो अमेंडमेंट के फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत और 3 चीज़ों को जोड़ा गया। उसमें लाया था विदेशी राज्यों के साथ अच्छे संबंध। अब आप भारत के हैं, आप मान लीजिए कि हमारे जो दोस्त है दूसरा राष्ट्र, मान लीजिए कि यूएसए या फिर रूस के विरुद्ध कोई गलत बोलना शुरू कर दिए और वो बहुत बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो रूस का आदमी पढ़ेगा, क्योंकि आप भारतीय हैं तो उसके में नेगेटिव चीज़ जाएगा, तो इसलिए इसको भी रिस्ट्रिक्ट किया गया। फिर आप जाके ऐसा कुछ बोल रहे हैं जिससे वहाँ की लोक व्यवस्था प्रभावित हो जाए है, या फिर कोई अपराध फैल जाए, जैसे कि भीड़ में जाके आप बोल रहे हैं मारो, मारने मारने, तो वो हो गया, वो भी गलत है। तीसरा है पब्लिक ओजर में, मतलब कि आप सांप्रदायिक सौहार्द वगैरह के विरुद्ध में कुछ बोल रहे हैं, तो वो भी गलत है। और फिर जो अंत में जोड़ा गया लास्ट की एकता और अखंडता, इसको जोड़ा गया था 16th अमेंडमेंट के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है पूरी तरह से उसमें जो युक्त युक्त प्रतिबंध, ये आप देखिएगा, ये पीटी और ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, और आप एसए में भी इसको लागू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा था कि अब देखिए और भी, और जो आर्टिकल थे उस पर भी युक्त युक्त प्रोविजन रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। तो आर्टिकल 19(3) में जो है वो राइट टू असेंबल पीसफुल्ली विदाउट आर्म्स, जब बिना हथियारों को जो जमा होने का अधिकार है उस पर 2 आधार पे रोक लगा सकता है। एक तो आप लोक व्यवस्था पे प्रभाव, मतलब एक साथ जमा होकर वहाँ के लोक व्यवस्था को प्रभावित कर दें। दूसरा था कि भारत की एकता और अखंडता का विरोध करें। तो ये जो हो गया। उसी प्रकार 94 संघ और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। पहला 2 आधार तो वही है, पब्लिक ऑर्डर और सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट। और तीसरा जो लाया गया है था वो था मॉरलिटी, सदाचार। आप ऐसा कोई संघ नहीं बना जिससे नैतिकता को खतरा हो पाए। तो ये हो गया। फिर आर्टिकल 19(5) पुट्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू मूव, कहीं भी आपका आने जाने का अधिकार आप देखिएगा तो, एंड राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। अब देखिएगा इसमें 2 चीज़ हैं कि एक तो आप कहीं भी जाइएगा और कहीं भी बसिएगा, तो यहाँ पर लगभग सेम ही चीज़ प्रभावित होगा आम जनता का। तो इसलिए दोनों के तहत जो रिस्ट्रिक्शन है दोनों को एक साथ लाया गया 19(5) की तरफ। तो 2 रिस्ट्रिक्शन, इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल एंड इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ दैट रीजन।
तो इसको आप लोग देखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 19(6) इट पुट्स रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। अब मान लीजिए आप को इसके तहत कुछ भी काम करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अब एक व्यक्ति जो कभी डॉक्टरी नहीं पढ़ा है बोलता है कि भाई हमको तो ये स्वतंत्रता प्राप्त है तो हम डॉक्टरी का प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग आइए। उसी प्रकार कोई व्यक्ति को कोई मतलब जो योग्य नहीं है वो भी करने लगता है, इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा अपराध हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो। तो उस चीज़ पे अब देखिएगा 3 प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। एक तो है कि आम व्यक्ति को हित, आप जैसे कि कहीं पे जाके एसिड बेचना शुरू कर दिए, जहर बेचना शुरू कर दिए और उससे आम व्यक्ति का हित प्रभावित हो रहा है, तो उसको आप रोक सकता है सरकार। दूसरा है कि योग्यता, ये जो अभी हम लोग बात किए थे, डॉक्टर नहीं है लेकिन डॉक्टरी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तीसरा है कि मोनोपोली ऑफ स्टेट, राज्य अगर चाहे किसी चीज़ पे एकाधिकार करना तो वो भी आप कर सकता है। उस आधार पे आप नहीं बोलिएगा कि ये भाई मेरा 19(6) के तहत सॉरी ये आर्टिकल 19(1) के तहत मेरा राइट टू कोई भी वृत्ति करने का आजीविका के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ये हो गया। ये आप देखिएगा, ये पीटी और मेंस में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और खासकर ऐसे वगैरह में भी काम आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बहुत सारा जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिया है उसके तहत इसका विस्तार हुआ है। आप देखिएगा कई बार इसमें जो विस्तार किया गया वो लॉजिकल रीजनिंग के तहत आप पकड़ नहीं पाइएगा, तो इसलिए इसे देख लीजिएगा एक बार, और पीटी में अगर पूछ देगा तो बना देना है। और हाँ, ये मेंस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस चीज़ को शामिल कर दे रहे हैं, खासकर ये जो कौन सा मामले में आया था डिसीजन, तो थोड़ा सा आपका उत्तर में मतलब मार्क्स बढ़ जाएगा 1-2। तो आप देखिएगा पहला है चुप रहने का अधिकार। तो आप जिस तरह से जिस अधिकार के तहत आपको बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है उसी अनुच्छेद के तहत आपको चुप रहने का अधिकार भी प्राप्त है। ये इमैनुअल ब्लाम केरल राज्य में दिया गया था, ठीक है। दूसरा था झंडा फहराने का अधिकार। अब इसको आप कोई भी लॉजिकल रीजनिंग से ठीक से मतलब कि उतना अच्छा से गैस नहीं कर पाइएगा, अपने पढ़े आपको लगेगा कि ये 19(1) से कैसे रिलेटेड हो सकता है, लेकिन वास्तव में भारत संघ बनाम नवीन जिंजल मामले में दिया गया था। झंडा फहराने का अधिकार भी आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्योंकि झंडा फहराना एक प्रकार से अभिव्यक्ति है। अब है तो है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, इसके तहत एक जो और महत्वपूर्ण है अधिकार, वो है शांतिपूर्ण ढंग से हड़ताल करने का अधिकार। इसमें याद रखिएगा कि हड़ताल करने का अधिकार है, आप किसी जगह पर शांतिपूर्ण रूप से बैठकर हड़ताल कर सकते हैं, वो भी पूर्व अनुमति से। और लेकिन इसमें आप बंद नहीं करवा सकते। आप हड़ताल कर रहे हैं तो आप चाहें कि मेरे दुख में सारे दुनिया शामिल हो के सारे दुकान बंद हो जाए, आप जाके उसको फोर्सफुली बोल रहे हैं बंद करने, तो भाई दूसरा तरीका है मेरे पास, तो वो नहीं, आप बंद नहीं करवा सकते हैं। आप भाई अपने ऊपर जो है आप शांतिपूर्ण रूप से बैठ के अपोज कर सकते हैं। और CPIM बनाम भारत कुमार में ये डिसीजन दिया गया था, तो याद रखिएगा। तीसरा था कि हमारे जो प्रेस को जितनी भी स्वतंत्रता प्राप्त है, वो जो आम हर भारतीय नागरिक को उतनी स्वतंत्रता प्राप्त है। तो आप ये देखिएगा साकाल पेपर्स बनाम भारत संघ में जो प्रेस की स्वतंत्रता को भी आर्टिकल 19 के तहत ही दिया गया है, कुछ इसके लिए विशेष नहीं दिया गया है। तीसरा है कि सूचना का अधिकार, वो भी इसी एक्ट का विस्तार है, तो वे भी देख लीजिएगा। राइट टू नो, अपने प्रतिनिधियों के बारे में जानने का अधिकार, वो भी इसी आर्टिकल से रिलेटेड है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ मामले में दिया गया था ये। फिर आर्टिकल 20 है, इसमें अपराधों के लिए दोष से वृद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। तो पहला तो है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स फैक्टो क्रिमिनल लॉ, अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपराध करने वाली तिथि के बाद बने प्रोविजनों के तहत दंडित प्रावधानों के तहत दंडित नहीं किया जा सकता। अर्थात अब इसमें सबसे चर्चित जो मामला है वो निर्भया मामला, आप देख लीजिएगा कि एक जुनेवाइल था, उसको पूरा भारत चाहता था कि वो दंडित हो, लेकिन उसके बाद भी उसको दंड नहीं दिया जा सका। इसका सबसे बड़ा कारण था ये एक्ट, और इस एक्ट को इतना इम्पोर्टेंट है ये एक्ट कि इसको राष्ट्रपति भी नहीं चेंज कर सकता, राष्ट्रपति भी इसको निलंबित नहीं कर सकता है इमरजेंसीज में भी, क्योंकि ये बेसिक अधिकार के तहत है। और अब देखिएगा कि अगर ये ऐसा नहीं करता तो फिर कोई भी सरकार वो तानाशाह बन सकती थी। आपको अगर दंडित करना था, आपके किसी काम को बैक डेट से जाती और उसके लिए दंड बढ़ा देती, फांसी का सज़ा बना देती, तो आपको क्या होता है कि कुछ भी कर सकती थी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्ट। दूसरा था कि प्रोटेक्शन फ्रॉम जबल जियोपोर्डी, इसमें है कि भारत में किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता है। हालांकि याद रखिएगा कि अभियोजित किया जा सकता है। मान लीजिए कि मुकदमा चला पर आप दोषी नहीं हुए, फिर बाद में उसी केस के तहत कुछ नया फैक्ट प्राप्त हुआ, तो फिर से आप में दोबारा मुकदमा तो किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको एक बार सेम अपराध के लिए दंड मिल गया है तो दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता है। इंग्लैंड में दोनों किया जा सकता है, इंग्लैंड और USA में, ठीक है, ये याद रखिएगा। तीसरा था कि प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन और बीइंग विटनेस टू वन सेल्फ,
और यानी आपको ऐसा कोई भी बात बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसमें आप फँस सकते हैं, या फिर आप ये बताइएगा कि आप स्वेच्छा से ऐसा कर सकते हैं कि आप अपराधी हैं, लेकिन आपको उसके लिए बाध्य नहीं किया जाता। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में दिए गए डिसीजन के अनुसार। तो ये बहुत अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं आपसे बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो होगा उसमें हम लोग आर्टिकल 21 पे चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए कि बहुत सारे अधिकार हैं जो उसके तहत दिया गया है, आर्टिकल 21। और उसके बाद तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।